नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस से। दोस्तों, जीएस के लेक्चर में हम आपके साथ आज मगध का उत्कर्ष डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिकंदर का आगमन एक पार्ट दोस्तों पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखें दोस्तों, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा है। और दोस्तों, आज ये मगध का उत्कर्ष हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं। दोस्तों, नोट डाउन इसलिए करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा सकूँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले से कुछ चीज़ें नोट डाउन करके रखी हैं मैंने। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, देखते देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो मगध के उत्कर्ष में हमने आपको पहले महाजनपद पढ़ाया था दोस्तों। हमने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया था, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में अगर देखा जाए तो हमने कहा था सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद है तो मगध है, ठीक है दोस्तों। कौन था मगध। तो मगध को आज हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, मगध का उत्कर्ष, ठीक है दोस्तों। मगध के उत्कर्ष में मगध क्षेत्र में कौन कौन से मतलब वंश आए हैं, क्रमानुसार अगर देखा है तो हमने कुछ नोट डाउन किया है। हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मगध के उत्कर्ष में या मगध के चैप्टर में ये 4 वंश हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे और मौर्य वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, हर्यक वंश, किसके बारे में, हर्यक वंश। फिर अगले वीडियो में शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम मगध के चैप्टर में ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो अगर क्रम भी पूछा जाए कि मगध के मतलब वंश का क्रम क्या है, तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। पहले कौन सा, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ठीक है दोस्तों। तो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा वंश है, तो हर्यक वंश है। कौन सा वंश है दोस्तों, हर्यक वंश। आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इधर, हर्यक वंश जो है दोस्तों 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो याद रखना दोस्तों, जो ईसा पूर्व होता है हमेशा वो जो संख्याएं चलती हैं वो पीछे की ओर चलती हैं, 1000 से नीचे की ओर चलती हैं, ठीक है दोस्तों, पीछे की ओर। जैसे हम 1 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो ईसा पूर्व वाली संख्याएं हैं वो पीछे की ओर चलती है। तो वही लिखा है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। कौन सा वंश था दोस्तों, तो हर्यक वंश था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज हर्यक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर्यक वंश कब से कब तक था, तो 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। अब सबसे पहली बात आ जाती है संस्थापक की, कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों बिंबिसार थे। कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार का कार्यकाल कितना था, तो ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासक बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कहाँ के, मगध क्षेत्र के। इनकी राजधानी थी दोस्तों राजगृह। क्या थी दोस्तों, राजगृह। राजगृह नामक नगर छोटा सा इन्होंने खुद ही बसाया था और उसी को अपनी राजधानी माना, ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछा जाए कि मगध में हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, या बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या रखी थी, तो राजगृह थी, ठीक है दोस्तों। क्या राजधानी, राजगृह। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इस वंश में क्या हुआ कि पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करने का क्रम चल रहा था दोस्तों। ये पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करना, ठीक है। तो इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। इनका राजवैद कौन था दोस्तों, तो जीवक था। कौन था, जीवक। इनका राजवैद वैद कौन था, जीवक था। चंड प्रदोत राजा के यहाँ, शासक के यहाँ इन्होंने अपने राजवैद को भेजा था इलाज करने के लिए। और ये जीवक जो था दोस्तों, ये बुद्ध का भी इसने सेवा की है, बुद्ध की भी सेवा की है। तो इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा है, ठीक है दोस्तों। बिंबिसार की एक खास बात दोस्तों कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपना जो वंश का या साम्राज्य का विस्तार किया। बड़ी अच्छी नीयत अपनाई इसने दोस्तों कि वैवाहिक संबंध अपनाकर इसने वंश का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला विवाह इसने किया चेटक की पुत्री लिच्छवी के गणराज्य चेटक की पुत्री चेलना से। इनको छलना भी कहा जाता था दोस्तों। तो इनसे विवाह किया। दरअसल विवाह करते थे तो दहेज में कुछ नगर वगैरह मिल जाते थे, कुछ गांव वगैरह मिल जाते हैं, तो थोड़ा
साम्राज्य ही बढ़ता था दोस्तों, ठीक है। तो लिच्छवी के गणराज्य चेटक की पुत्री से विवाह किया इन्होंने, छिलना से, इनको छलना भी कहा जाता है। और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से इन्होंने विवाह किया, महाकोसला से, ठीक है दोस्तों। तीसरा विवाह इन्होंने किया मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। किससे किया? क्षेमा। मद्र देश यानी पंजाब क्षेत्र की बात की जा रही है, कुरुक्षेत्र की, ठीक है दोस्तों। कुरुक्षेत्र उस समय पंजाब क्षेत्र की, इस समय वर्तमान पंजाब क्षेत्र की मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। तो इन्होंने क्या किया भैया कि साम्राज्य विस्तार करना है तो एक काम करते हैं, शादी करते हैं और साम्राज्य विस्तार हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने लिच्छवी की गणराज्य चेटक की पुत्री छिलना से विवाह किया और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह किया और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, जो कि कहाँ वर्तमान कुरुक्षेत्र, वो पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, वहाँ की राजकुमारी थी। अब इनकी हत्या इनका ही बेटा कौन कर देता है? अजातशत्रु। कौन कर देता है दोस्तों? अजातशत्रु। इनका बेटा इनकी हत्या कर देता है दोस्तों। इसीलिए तो हमने कहा ना इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करना, यानी कि बप्पा जी आप कितने दिन शासन करोगे, अब हम आ रहे हैं, हमको भी मौका दो। तो मौका देने के साथ साथ बप्पा की मृत्यु की इंतजार ना ही करते हुए अजातशत्रु क्या करते हैं कि पहले उनको निपटा देते हैं कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और पिता की हत्या करने के बाद अब शासन गद्दी प्राप्त कर ली। तो किसकी हत्या की अजातशत्रु ने? बिंबिसार की, ठीक है दोस्तों। फिर अजातशत्रु, इनको कुड़िक भी कहा जाता था, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कुड़िक किसका नाम है या अजातशत्रु का और दूसरा नाम क्या है, तो कुड़िक भी इनको कहा जाता। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 492 से 460 तक, ये ईसा पूर्व तक ये शासक बने रहते हैं। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। ये क्या करते हैं? कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध करते हैं। किससे युद्ध करते हैं दोस्तों? कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध करते हैं और क्या करते हैं कि प्रसेनजित तो युद्ध हार जाते हैं। कौन युद्ध करता है? अजातशत्रु। कौशल के नरेश प्रसेनजित से युद्ध करते हैं और प्रसेनजित क्या करते हैं कि युद्ध हार जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपस में फिर समझौता हो जाता है कि भैया चलो ठीक है, युद्ध में हम हार गए, कोई बात नहीं। और समझौता होने के बाद प्रसेनजित क्या करते हैं कि वाजिरा अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। अब जो युद्ध का मैटर अब संबंधों में बदल गया दोस्तों, ठीक है। युद्ध पहले हुआ, प्रसेनजित हार गए थे, अब हारने के बाद क्या किया? समझौता हो गया। अब समझौते में क्या किया? प्रसेनजित की शादी कर दी अपनी बेटी की। किसके साथ? अजातशत्रु, वाजिरा की। किसकी शादी कर दी? वाजिरा की दोस्तों। और इसने काशी और वैशाली क्षेत्र को भी जीता, काशी और वैशाली क्षेत्र को भी जीता और अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके समय में दोस्तों बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। क्या? महापरिनिर्वाण। हमने जब बुद्ध का चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था हमने, इसके समय में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सबसे खास बात है कि इसके शासनकाल में, बुद्ध की मृत्यु के बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति इसके ही शासनकाल में होती है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों? इसकी हत्या कौन करता है? इसकी हत्या इसके ही पुत्र करता है, इसका ही पुत्र करता है। कौन? उदयन करता है। इसकी हत्या कर देता है इसका पुत्र, कौन? उदयन। अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की। और अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन, इनका पुत्र कर देता है। अब ये गद्दी प्राप्त करता है 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये शासनकाल कर पे रहता है दोस्तों। तो इसने क्या किया कि गंगा और सोन, इन दो नदियों के संगम पर एक नगर बसाया। कौन? पाटलिपुत्र। कौन बसाया दोस्तों? पाटलिपुत्र। अब ये क्या करता है कि राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र कर देता है। इसने क्या किया? गंगा और सोन नदी पर एक नगर बसाया। कौन नगर बसाया? पाटलिपुत्र। अब जो नगर बसाया इसने, तो राजधानी क्या थी इनकी? पहले राजगृह थी। अब ये राजधानी क्या करता है? अपना पाटलिपुत्र कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? पाटलिपुत्र। तो पूछा भी जाता है कि राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक ने की थी? तो उदयनी ने की थी। उदयनी किसका बेटा था? तो अजातशत्रु का बेटा था। अब पाटलिपुत्र में क्या होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति द्वारा छुरा भोंक देने की वजह से उदयनी की भी मृत्यु हो जाती। कोई आया और छुरा बुरा भोंक दिया इनको, इनकी मृत्यु हो जाती।
ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि इनके 3 पुत्र थे, वो शासन करते हैं, बारी बारी से शासन करते हैं, बल्कि ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं है। तो एक पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, एक का नाम मुंडक था और एक का नाम नागदशक था। तो बारी बारी से तीनों शासन करते हैं। 3 पुत्र थे इनके, एक का नाम क्या था, अनिरुद्ध था, तो अनिरुद्ध शासन करता है। फिर कौन शासन करता है, मुंडक करता है। अगर अंतिम शासक पूछा जाए कौन था हर्यक वंश का, तो नागदशक था। ठीक है, तीनों पुत्र बारी बारी से शासन करते हैं और अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मगध में अगर वंशों का क्रम देखा जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। आज हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, वो कौन सा वंश है दोस्तों, तो हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार। ये 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला दोस्तों। ठीक है, बिंबिसार इसके संस्थापक। राजधानी इसकी राजगृह, क्योंकि राजगृह को भी नगर किसने बसाया, तो बिंबिसार ने ही बसाया था। इसे पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि पिता की हत्या करके वंश यानी गद्दी प्राप्त करना, इसलिए इसे पितृहंता। एक जीवक नामक राजवैक था, जिसने बुद्ध की भी सेवा की थी। वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिंबिसार ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है दोस्तों, कई विवाह भी किए थे इन्होंने, और इनकी हत्या इनका बेटा ही कर देता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 492 से 460 ये शासन बना रहता है। और कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध करता है और युद्ध में हार जाते हैं प्रसेनजित, फिर अपनी बेटी वाजिरा से अजातशत्रु की शादी कर देते हैं। ठीक है, और इसकी काशी वैशाली को भी जीता। और इसके समय में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला, महापरिनिर्वाण हुआ, यानी बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसके शासनकाल में बुद्ध की प्रथम संगीति हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने पढ़ाया है आपको। और इनकी हत्या इनके ही पुत्र उदायनी कर देता है इनकी हत्या। ठीक है दोस्तों, फिर गंगा और सोन नदी पर उदायनी कौशल नगर बसाता है, पाटलिपुत्र। फिर अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर देता है। ठीक है, पाटलिपुत्र कर देता है। फिर इनके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था, नागदशक था। अब क्या करते हैं कि जो मगध की जनता थी, अब पितृहंता को क्या करती है कि वहाँ से उतारती है कि भैया अब तुम लोग पसंद नहीं करती है दोस्तों जनता, तो जनता वहाँ उनको उतार देती है। तो वहीं से क्या करता है कि एक बहुत योग्य थे, आमत्य थे, शिशुनाग नाम था उनका, शिशुनाग। तो शिशुनाग आमत्य थे दोस्तों। तो क्या करते हैं कि अब इनको भी, नागदशक को भी गद्दी से उतार दिया जाता है। तो शिशुनाग क्या करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, जो कि हम शिशुनाग वंश पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी और समझ में आया होगा दोस्तों। और वीडियो 2-3 बार देखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी दोस्तों, और नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों कि आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों। तो शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।